नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड और हमारे सौरमंडल की एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। हमारे सामने सवालों और जवाबों की एक सूची है और हमारा लक्ष्य है इसमें से सबसे अहम और सोचने पर मजबूर करने वाली जानकारी को सामने लाना। तो ब्रह्मांड की कहानी से ही शुरू करते हैं। बिग बैंग थ्योरी, ये नाम हम सब ने सुना है। हाँ। करीब 13.8 अरब साल पहले एक बेहद गर्म और घने सिंगुलैरिटी से शुरुआत। दिलचस्प बात यह है कि इसे सबसे पहले प्रस्तावित करने वाले जॉर्जेस लेमेत्रे थे, एक वैज्ञानिक और पादरी भी। हाँ, और कमाल की बात यह है कि इस थ्योरी का सिर्फ गणितीय आधार ही नहीं, ठोस सबूत भी है। सबसे बड़ा है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMB जिसे कहते हैं। बिग बैंग के बाद बची हुई वो हल्की सी गर्मी जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली है, जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो बिग बैंग की गूंज जैसी। हाँ, कह सकते हैं। फिर एडविन हबल की खोज कि ब्रह्मांड फैल रहा है, दूर की गैलेक्सियां हमसे दूर जा रही हैं, और ये उनके प्रकाश के रेड शिफ्ट से पता चलता है। जितनी दूर उतनी तेजी से। यानी ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि एक सतत विस्तार है जो आज भी चल रहा है और शायद तेज भी हो रहा है। बिल्कुल, ये विस्तार न सिर्फ जारी है, बल्कि हालिया खोजें बताती हैं कि ये तेज हो रहा है। इसी वजह से वो पुरानी स्टेडी स्टेट थ्योरी जो मानती थी कि ब्रह्मांड हमेशा से एक जैसा है, हाँ, वो अब ज्यादातर वैज्ञानिक नहीं मानते हैं ना। जी, अब मान्य नहीं रही। CMB और विस्तार के सबूत काफी पुख्ता हैं। ठीक है, तो ये फैलता हुआ ब्रह्मांड, इसमें संरचनाएं कैसी हैं? मतलब सबसे बड़े पैमाने पर क्या है? सबसे बड़े पैमाने पर हैं गैलेक्सियों के समूह, जिन्हें क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स कहते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे एक खूबसूरत स्पाइरल गैलेक्सी है। स्पाइरल, हाँ। इसका केंद्र थोड़ा फूला हुआ है, जिसे गैलेक्टिक बल्ज कहते हैं। हमारी पड़ोसी बड़ी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, लगभग 2.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर। 25 लाख प्रकाश वर्ष। और हाँ, भविष्य में ये दोनों गैलेक्सियां टकराएंगी भी। बाप रे, ये दूरियां कल्पना करना भी मुश्किल है। खैर, एंड्रोमेडा से वापस अपने घर सौरमंडल पर आते हैं। हाँ, ये कब और कैसे बना, इसका क्या सिद्धांत है? हमारा सौरमंडल करीब 4.6 अरब साल पहले बना। इसकी कहानी नेब्यूलर हाइपोथेसिस से समझी जाती है, जिसे कांट और लाप्लास जैसे विचारकों ने विकसित किया। मूल विचार ये है कि ये गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल सोलर नेब्यूला के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने से बना। अच्छा, तो एक बड़े बादल के सिकुड़ने से। हाँ। और इसी बादल के केंद्र में हमारा सूरज बना। हाँ, केंद्र में पदार्थ इतना जमा हो गया कि दबाव और तापमान बेहिसाब बढ़ गए और न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। यही सितारों के बनने की प्रक्रिया है। सूरज के कोर में हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है, और इसी प्रक्रिया से वो अपार ऊर्जा निकलती है जो प्रकाश और गर्मी के रूप में हम तक पहुंचती है। ये अरबों साल से चल रहा है और आगे भी चलेगा। सौरमंडल के ग्रहों को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटते हैं ना, अंदरूनी चट्टानी ग्रह और बाहरी गैस वाले विशाल ग्रह। सही। पांद्रिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये सूरज के करीब हैं, छोटे और घने हैं, सतह चट्टानी है। ठीक। बाहरी ग्रह गैस जायंट्स, वो हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये बहुत बड़े हैं, ज्यादातर गैस और बर्फ से बने हैं, और इनके चारों ओर रिंग्स और बहुत सारे चंद्रमा होते हैं। बृहस्पति तो सबसे बड़ा है सुना है, बाकी सारे ग्रह उसमें समा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो इतना विशाल है। और सबसे छोटा ग्रह बुध है। कुछ ग्रहों के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें हैं, जैसे शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, बुध से भी ज्यादा, जबकि बुध सूरज के सबसे पास है। ऐसा क्यों? ये शुक्र के बेहद घने कार्बन डाइऑक्साइड वाले वायुमंडल की वजह से है। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, जो गर्मी को बाहर निकलने ही नहीं देता। अच्छा, मतलब गर्मी अंदर फंस जाती है। हाँ, इसीलिए वहां का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रहता, बहुत ज्यादा। बाप रे। और सबसे ठंडा? सबसे ठंडा ग्रह नेपट्यून है, क्योंकि वो सूरज से सबसे दूर है। और गति की बात करें तो कौन सबसे तेज घूमता है? अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है। वहां एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है। सिर्फ 10 घंटे? जी। जबकि शुक्र सबसे धीमा घूमता है, उसका एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा होता है। क्या बात है। और चंद्रमाओं का राजा अब शनि है ना? हाँ। पहले बृहस्पति था शायद। हाँ, हालिया खोजों के बाद शनि के सबसे ज्यादा ज्ञात चंद्रमा हैं, 100 से भी ऊपर पाए गए हैं। ये दिखाता है कि हम लगातार नई चीजें सीख रहे हैं, खोज रहे हैं। सही कहा। और इन सब ग्रहों के बीच
हमारी पृथ्वी अब तक ज्ञात एकमात्र जगह जहां जीवन है। इसकी खासियत क्या है जो इसे इतना अनोखा बनाती है? देखिए, सबसे बड़ी खासियत तो तरल पानी की मौजूदगी है और एक ऐसा वायुमंडल जो जीवन के लिए जरूरी गैसें देता है और हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है। साथ ही पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर, इसका चुंबकीय क्षेत्र हमें सूरज से आने वाले आवेशित कणों की बौछार यानी सौर हवाओं से बचाता है। एक शील्ड की तरह। बिल्कुल एक अदृश्य कवच की तरह। वायुमंडल वैसे तो हजारों किलोमीटर तक फैला है, पर इसका घनत्व सतह के पास ही सबसे ज्यादा है, लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में। और हमारा साथी चंद्रमा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पहला कदम 1969 में। ये हमसे कितनी दूर है? औसतन करीब 384,400 किलोमीटर दूर। और पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में इसे लगभग 27.3 दिन लगते हैं। एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये कि हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही चेहरा क्यों दिखता है, कभी दूसरा साइड क्यों नहीं दिखता? हाँ, ये दिलचस्प है। इसकी वजह है सिंक्रोनस रोटेशन। मतलब चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमने में ठीक उतना ही समय लेता है जितना उसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगता है। अच्छा, दोनों पीरियड बराबर हैं? जी, नतीजा ये होता है कि उसका एक ही हिस्सा हमेशा हमारी तरफ रहता है। और हाँ, चंद्रमा सिर्फ रात को रोशन ही नहीं करता, उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के समुद्रों में ज्वार भाटा भी पैदा करता है। टाइड्स जिसे कहते हैं। हाँ, ज्वार भाटा। और ग्रहणों का गणित भी इसी तिकड़ी सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा से जुड़ा है। बिल्कुल, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, ये चंद्र ग्रहण है। ठीक। और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है और सूर्य को ढक लेता है तो वो सूर्य ग्रहण होता है। समझ गया। ग्रहों और चंद्रमाओं से परे सौरमंडल में और क्या है? वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ है जिसके बारे में सुनते हैं? वो मंगल और बृहस्पति के बीच का इलाका है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। यहाँ लाखों छोटे बड़े चट्टानी पिंड हैं जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। ये माना जाता है कि सौरमंडल बनने के समय का बचा हुआ मलबा है जो किसी ग्रह का रूप नहीं ले पाया, बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण शायद। अच्छा, बचा हुआ मटेरियल। हाँ, इसी बेल्ट में सेरेस नाम का एक बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट भी है जो यहाँ का सबसे बड़ा पिंड है। और नेपच्यून के पार वहां भी कुछ है? क्या खत्म हो जाता है सौरमंडल? नहीं, खत्म नहीं होता। हाँ, नेपच्यून के पार एक और बर्फीला क्षेत्र है, काइपो बेल्ट। प्लूटो जिसे पहले ग्रह मानते थे, अब बौना ग्रह कहते हैं, वो इसी बेल्ट का हिस्सा है। अच्छा, प्लूटो काइपर बेल्ट में है। जी, माना जाता है कि कम अवधि वाले धूमकेतु, मतलब जिनका चक्कर 200 साल से कम का होता है, वो यहीं से आते हैं। धूमकेतु, कॉमेट्स। हाँ, ये धूमकेतु बर्फ, धूल और गैस के बने होते हैं। जब ये सूरज के पास आते हैं तो गर्मी से इनकी बर्फ पिघलकर गैस बनती है और धूल निकलती है। इसी से वो जानी पहचानी पूंछ बनती है। और वो पूंछ हमेशा सूरज से उल्टी दिशा में होती है, सौर हवा के दबाव के कारण। अच्छा, पूंछ हमेशा सूरज से दूर। तो फिर लंबी अवधि वाले धूमकेतु कहाँ से आते हैं? जैसे हैली का धूमकेतु, वो तो काफी मशहूर है। देखिए, हैली का धूमकेतु असल में छोटी अवधि वाला ही माना जाता है, लगभग 76 साल में लौटता है। ओह अच्छा, मुझे लगा वो लंबी अवधि वाला है। नहीं, लंबी अवधि वाले धूमकेतु जिनका चक्कर हजारों या लाखों साल का हो सकता है, वो और भी दूर से आते हैं। एक काल्पनिक बर्फीले गोले, ओट क्लाउड। ऊट क्लाउड, ये कहाँ है? माना जाता है कि ये हमारे सौर मंडल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और शायद 50,000 AU यानी खगोलीय इकाई या उससे भी ज्यादा दूर तक फैला है। 50,000 AU यानी सूरज से पृथ्वी की दूरी का 50,000 गुना। जी हाँ, सोचिए कितनी विशाल है ये संरचना। वाकई। और टूटते तारे क्या हैं? क्या वो सच में तारे होते हैं जो टूटते हैं? नहीं नहीं, वो तारे नहीं होते, वो दरअसल उल्का मीटियोर्स होते हैं। जब कोई छोटा खगोलीय पिंड, किसी क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु का टुकड़ा तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है तो हवा के घर्षण से जल उठता है। ओह, फ्रिक्शन से। हाँ, वही जलती हुई लकीर हमें टूटते तारे या उल्का के रूप में दिखती है। ये ज्यादातर वायुमंडल की मेसोस्फीयर परत में ही जलकर खत्म हो जाते हैं। और अगर कोई बचकर जमीन तक पहुंच जाए तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का और उल्का पिंड, समझ गया। चलिए अब जरा अपने तारे सूर्य पर वापस आते हैं। इसके बारे में कुछ बुनियादी बातें क्या हैं? किस तरह का तारा है ये? सूर्य एक औसत आकार का तारा है जिसे जी टाइप मुख्य अनुक्रम तारा कहते हैं। जी टाइप। हाँ, इसकी सतह
जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, उसका तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस है। 5500 डिग्री। जी। जी। लेकिन इसके कोर का तापमान सोचिए 1.5 करोड़ मतलब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन। वहीं पर वो फ्यूजन होता है। जी हाँ, वहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। और सूर्य की सतह पर वो काले धब्बे दिखते हैं कभी-कभी, सनस्पॉट, वो क्या है? सनस्पॉट असल में सूर्य की सतह के वो हिस्से हैं जो आसपास के इलाके से थोड़े ठंडे होते हैं। ठंडे मतलब फिर भी हजारों डिग्री गर्म होते हैं, लेकिन आसपास से ठंडे। अच्छा, रिलेटिवली ठंडे। हाँ, और ये तीव्र चुंबकीय गतिविधि वाले क्षेत्र होते हैं। इनकी संख्या लगभग 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती रहती है। 11 साल का साइकिल। और सूर्य की सबसे बाहरी परत? वो कोरोना कहलाती है। ये बहुत गर्म होती है, लाखों डिग्री तक, लेकिन बहुत विरल होती है, इसलिए सामान्य तौर पर नहीं दिखती। सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही ठीक से दिखती है। और ये सौर हवा क्या है जिसे पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर हमें बचाता है, जिसका जिक्र हमने किया था? सूर्य लगातार आवेशित कणों मतलब चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा अंतरिक्ष में फेंकता रहता है। यही सौर हवा, सोलर विंड है। जब ये तेज रफ्तार कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो ध्रुवों के पास वायुमंडल में आयोनीकरण होता है और खूबसूरत रंगीन रोशनियां पैदा होती हैं। ऑरोरा। जी, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये सौर हवा बहुत दूर तक जाती है, सौर मंडल के किनारे तक, जिसे हेलियोपॉज कहते हैं। हेलियोपॉज, सौर मंडल की सिवा। हाँ, ब्रह्मांड को समझने के लिए कुछ और अवधारणाएं भी हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। ये क्या चीज है? हाँ, ये आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा है। जब किसी बहुत भारी चीज जैसे कोई गैलेक्सी या ब्लैक होल के पास से प्रकाश गुजरता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण प्रकाश के रास्ते को मोड़ देता है, जैसे कोई लेंस। अच्छा, लाइट बेंड हो जाती है। जी। इससे उस भारी चीज के पीछे मौजूद दूर की वस्तुएं हमें बढ़ी हुई या टेढ़ी मेढ़ी दिख सकती हैं। ये ब्रह्मांड की अदृश्य संरचनाओं जैसे डार्क मैटर को स्टडी करने का एक तरीका भी है। कमाल है। और हबल कांस्टेंट? ये ब्रह्मांड के विस्तार की दर बताता है। बिल्कुल। हबल कांस्टेंट हमें बताता है कि ब्रह्मांड किस गति से फैल रहा है। दूरी के साथ विस्तार की गति बढ़ती है। हालांकि इसकी सटीक वैल्यू क्या है, इसे लेकर वैज्ञानिकों में अभी भी थोड़ी बहस है। अलग अलग तरीकों से मापने पर थोड़े अलग नतीजे मिलते हैं। अच्छा, ये अभी भी रिसर्च का विषय है। जी, ये आज की खगोल भौतिकी का एक बड़ा सवाल है। और जो बात शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि जिसे हम देख सकते हैं, जो सामान्य पदार्थ है, वो ब्रह्मांड का बहुत छोटा हिस्सा है। ये वाकई दिमाग घुमा देने वाली बात है। तारे, ग्रह, हम, आप, ये सब जिससे बना है वो सामान्य पदार्थ है, और ये पूरे ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का सिर्फ लगभग 5% है। सिर्फ 5%? तो बाकी 95% क्या है? बाकी का लगभग 27% डार्क मैटर है, एक अदृश्य पदार्थ जो गुरुत्वाकर्षण तो डालता है, गैलेक्सियों को साथ रखता है, पर प्रकाश से कोई इंटरैक्शन नहीं करता। हम उसे सीधे देख नहीं सकते। ओके, डार्क मैटर। और बाकी का? और सबसे ज्यादा लगभग 68% डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी? हाँ, एक और भी ज्यादा रहस्यमयी ताकत जो अंतरिक्ष को और तेजी से फैला रही है। ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम कर रही है। बाप रे, इसका मतलब है हम असल में ब्रह्मांड के 95% हिस्से के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते। सही कहा, हम अभी सतह को ही खुरच रहे हैं एक तरह से। 95% अनजान, ये सोचना ही अजीब है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का भविष्य भी अनिश्चित है, या क्या लगता है वैज्ञानिकों को? भविष्य के कई मॉडल हैं, लेकिन डार्क एनर्जी के प्रभाव को देखते हुए सबसे संभावित बिग फ्रीज या हीट डेथ लगता है। बिग फ्रीज मतलब ये कि ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा और फैलते फैलते ठंडा होता जाएगा। तारे अपनी ऊर्जा खत्म करके बुझ जाएंगे, गैलेक्सियां एक दूसरे से बहुत दूर चली जाएंगी, अंततः सब कुछ रुक जाएगा। एक ठंडा, खाली, अंधेरा ब्रह्मांड। ये तो काफी निराशाजनक अंत लगता है। हाँ, ब्रह्मांडीय पैमाने पर ये एक संभावना है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में भी कुछ रहस्यमयी है। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में सुना है? हाँ, लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, जिसका द्रव्यमान सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा होता है। हमारे वाले का नाम सैजिटेरियस ए है। ए स्टार है? हाँ। ये बनते कैसे हैं? विशाल तारों के मरने के बाद बनते हैं, जब उनका कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण में सिमट जाता है।
इनका खिंचाव इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। इवेंट होराइजन के पार कुछ भी नहीं बच सकता। इवेंट होराइजन, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अच्छा, आसमान के सबसे चमकीले तारे और हमारे सबसे करीबी तारे कौन से हैं? रात के आसमान का सबसे चमकीला तारा सिरियस है, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। सीरियस? हाँ, और पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा सूरज को छोड़कर जाहिर है वो प्रोक्सिमा सेंटियोरी है। ये अल्फा सेंटियोरी तारामंडल का हिस्सा है, करीब 4.24 प्रकाश वर्ष दूर। 4 प्रकाश वर्ष से थोड़ा ज्यादा, फिर भी बहुत दूर है। हाँ, मौजूदा तकनीक से वहां पहुंचना भी हजारों साल लेगा। अंत में मानव की इस विशाल ब्रह्मांड को जानने की कोशिश, अंतरिक्ष अन्वेषण, कुछ अहम पड़ाव याद दिलाएं। बिल्कुल। शुरुआत हुई 1957 में सोवियत संघ के स्पुतनिक 1 से। वो पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसने पृथ्वी का चक्कर लगाया और अंतरिक्ष युग का आगाज किया। स्पुतनिक। फिर 1961 में यूरी गेगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने और 1963 में वैलेंटीना टेरेश्कोवा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। ये सब सोवियत संघ की शुरुआती बढ़त थी। हाँ, शीत युद्ध के दौर की स्पेस रेस की बड़ी उपलब्धियां थी ये। फिर अमेरिका का अपोलो प्रोग्राम आया, चांद पर इंसान भेजना। और भारत का योगदान? भारत ने भी अहम कदम उठाए हैं। हमारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुआ था। आर्यभट्ट। और 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने सोवियत मिशन के तहत। राकेश शर्मा, हाँ। ये सब दिखाता है कि इंसान की जानने की इच्छा और नई सीमाओं को छूने की कोशिश कितनी प्रबल है, चाहे देश कोई भी हो। तो बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल तक, ग्रहों से लेकर धूमकेतुओं तक और धरती से अंतरिक्ष तक हमने एक लंबी यात्रा की है। इस चर्चा में काफी कुछ कवर किया। हाँ, और जो मुख्य बातें उभर कर आती हैं, ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से विशाल है, बहुत पुराना है और लगातार बदल रहा है, गतिशील है। इसमें हमारा स्थान बहुत छोटा है, पर हमारी पृथ्वी जीवन के लिए कम से कम, जैसा हम जानते हैं, खास तौर पर तैयार की गई लगती है, अनोखी है। और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जैसी चीजें हमें लगातार याद दिलाती हैं कि हमारा ज्ञान अभी कितना सीमित है, कितने रहस्य खुलने बाकी हैं। सही कहा, बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। और अब जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हम इन सब विशाल आंकड़ों की बात करते हैं, अरबों साल, लाखों करोड़ों किलोमीटर, करोड़ों डिग्री तापमान। क्या हमारा दिमाग, हमारा मानवीय अनुभव इन पैमानों को सच में समझ सकता है? जब हम सुनते हैं 13.8 अरब साल, तो क्या हम उस समय की गहराई को महसूस कर पाते हैं? या जब हम सुनते हैं 25 लाख प्रकाश वर्ष, इन संख्याओं का हमारे रोजमर्रा के अनुभव और अस्तित्व के पैमाने पर क्या मतलब निकलता है? इस पर सोचिएगा जरूर।